गांधीवादी युग फर्स्ट 1919 से 1929। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी, जिसे 4 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने स्वीकार कर लिया। गांधी जी को इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई। सी.आर. दास जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रारंभ में असहयोग आंदोलन का विरोध किया। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। 1920 में हुए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी निर्णय की पुष्टि की गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में संशोधन करना था। कांग्रेस ने के विजयवाड़ा अधिवेशन में तिलक स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया तथा भारतीय घरों में 20 लाख चरखों के वितरण की योजना बनाई गई। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में ही पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी को सविनय अवज्ञा का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। इसमें 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों से स्वयं सेवक बनने की अपील की गई। असहयोग आंदोलन को व्यापारी वर्ग का समर्थन देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1921 में भारतीय प्रतिनिधियों वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारतीय उद्योगों में शुल्क पद्धति को सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार करना था। 1920 में कुछ व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम ठाकुर दास थे। असहयोग आंदोलन में शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्कार के फलस्वरूप पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य बनाया गया। बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद का पदक लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। पंजाब में लाला लाजपत राय की प्रेरणा से लाहौर में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय का सफल बहिष्कार किया गया। अकाली आंदोलन, जो कि धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन से एकरूप हो गया। राजस्थान में एक सशक्त कृषक आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व सीताराम दास, विजय सिंह पाठक, मणिकलाल वर्मा ने किया। 1921 ईस्वी में 21-22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन हुआ। प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय से त्यागपत्र दे दिया तथा उन्होंने काशी विद्यापीठ के लिए कार्य किया। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा कि यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। यह आंदोलन सूरत के बरदौली तालुका से प्राप्त होने वाला था, लेकिन इससे पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में हिंसा की कुछ घटनाएं हो गई, जिसके पश्चात गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फरवरी 1922 में बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया कर ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उनको 6 साल की सजा हुई। यद्यपि 2 सालों के पश्चात ही आंतों के ऑपरेशन के लिए उन्हें फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। विभिन्न राष्ट्रवादियों यथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय ने आंदोलन वापस लेने का विरोध किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक वापस कर दिया था। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात गांधी जी ने सिर्फ लंगोटी पहनने का निश्चय किया।
1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। 1923 के चुनाव में भाग लेने के मुद्दे पर कांग्रेस दो विचारधारा वाले समूहों में बंट गए, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी गुट वाले असहयोग आंदोलन के बाद भी लड़ाई को विधानसभा में ले जाना चाहते थे। दूसरे वो थे जो विधान परिषद में प्रवेश के विरोधी थे तथा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते थे। परिवर्तनवादी गुट के नेता सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और हकीम अजमल खां आदि थे, जबकि अपरिवर्तनवादी गुट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद थे। दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में सी आर दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। सी आर दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में वकालत के बावजूद सी आर दास की जोरदार वकालत के बावजूद गया अधिवेशन में यह प्रस्ताव 1890 बनाम 1740 वोटों से हार गया। विपक्षी गुट का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। प्रस्ताव पारित न होने पर सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज पार्टी का पूर्व में नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी के सदस्यों को प्रो चेंजर्स तथा विरोधियों कांग्रेस को नो चेंजर्स कहा गया। गांधी जी विधान परिषद का सदस्य बनने तथा उनकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। उनके अनुसार यह नीति अहिंसक असहयोग आंदोलन की नीतियों से मेल नहीं खाती थी। 6 नवंबर 1924 को स्वराजियों तथा उनके विरोधियों के मध्य मेल करते हुए गांधी जी, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में काम करते रहेंगे। बेलगांव अधिवेशन में इसे मान्यता दे दी गई। 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। मोतीलाल नेहरू ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। मोतीलाल नेहरू ने 1925 के आरंभ में इंडियन सैंडहर्ट्स कमेटी का सदस्य बनना स्वीकार किया। अपरिवर्तनवादियों ने रचनात्मक कार्य के अंतर्गत 1923 में नागपुर सत्याग्रह चलाया, जिसमें झंडा फहराकर सविनय अवज्ञा करनी पड़ी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया था। इसी संदर्भ में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। कांग्रेस ने एम ए अंसारी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग में साइमन कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर फूट पड़ गई। कमीशन के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से मोहम्मद शफी के नेतृत्व में एक गुट मुस्लिम लीग से अलग हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। वी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन और हरिजनों के कुछ संगठनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब तथा जस्टिस पार्टी मद्रास ने कमीशन का बहिष्कार न करने की नीति अपनाई। साइमन कमीशन का लखनऊ में खलिक उज्जमा, मद्रास में टी प्रकाशम, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस और लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ही लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों के लिए मान्य हो। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा बनाया जाए। डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मुंबई में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसका उद्देश्य
1 जुलाई 1928 तक भारत के संविधान का एक मसौदा तैयार करना था। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग के नेता मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग पर सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह का निर्माण किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दे दी गई थी कि यदि वह 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। थैंक यू।